हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर बुशरान सलीम। हमारी कंट्री में, हमारे माशरे में अगर किसी जॉइंट की सबसे ज़्यादा इंजरी होती है और कोई जॉइंट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बियर करता है, तो वो है हमारा नी जॉइंट, हमारा घुटना। जिसकी वजह से कुछ समय के साथ, वक्त के साथ हमारे नी जॉइंट में एक कंडीशन डेवलप होने लगती है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, गठियाबाई बोलते हैं, और कहीं कहीं पे घुटने का घिसारा बोला जाता है, मतलब घुटने का घिसना। तो आज के इस वीडियो पे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे होता है, किन लोगों को होता है, किस वजह से होता है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस इन दिस वीडियो। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक काफी ब्रॉड टर्म है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा और एक लंबी वीडियो बनेगी, जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप लोग के सामने आता रहेगा। आप लोगों के सामने डिस्कशन करते रहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो आज के इस वीडियो पे हम तीन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं रिगार्डिंग टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है, कौन सा एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखा जाता है, और कौन से न्यूट्रिशन की कमी से ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी या ज्यादा डेवलप हो सकता है। तो पहला पॉइंट, किन लोगों को ज्यादा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, फीमेल्स में ज्यादा देखा गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस एज कंपेयर टू मेल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल्स का जो जॉइंट होता है वो ज्यादा लचीला होता है, उसमें ज्यादा लचीलापन होता है, जिसको हम लोग लाइसेसिटीज बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका जॉइंट अनस्टेबल ज्यादा रहता है, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है फीमेल का जॉइंट। अब अनस्टेबल और ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? इसको यूं समझिए कि अनस्टेबल जॉइंट अगर होगा, जब आप वॉकिंग करोगे, आप उसमें मूवमेंट कर डालोगे, आप लोड लोगे, तो उससे क्या होगा कि फ्रिक्शन कॉज करेगा। फ्रिक्शन कॉज करेगा तो घुटना जो आपका है, जो जॉइंट है, वो घिसेगा, और घिसने को ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझ गए कि फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा होता है। क्यों होता है वो भी हम लोग ने समझ लिया। अब दूसरी चीज, उसको समझने, दूसरी चीज को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो हम लोग का वजन है, वेट है, वो चार कैटेगरीज में बांटा गया है। जिसमें पहला होता है अंडर वेट, मतलब कि जो हम लोग का वेट होना चाहिए उससे भी कम जब होता है उसको हम बोलते हैं अंडर वेट। फिर होता है नॉर्मल वेट, मतलब जितना हम लोग का होना चाहिए। फिर होता है ओवर वेट, मतलब कि जो हम लोग का नॉर्मल वेट है उससे थोड़ा ज्यादा, इतना कि आपको प्रिकॉशन लेना शुरू कर देना चाहिए, इतना। फिर आता है ओबेसिटी, मतलब ओवरवेट से भी ज्यादा, जहां पे आपको इलाज की सख्त जरूरत होती है। अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, इतना ज्यादा वजन जब हो, जिस उसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिया कि वजन जो हम लोग की है चार कैटेगरीज में बांटा गया है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आपका वजन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके नी जॉइंट पे स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, इसको कुछ यूं देखिए कि ये हम लोग का नीचे का हिस्सा है, मतलब टीबिया, और ये ऊपर का फीमर है। ठीक है, आपका वजन बढ़ेगा तो ये अभी क्या है, नॉर्मल है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इजिली टू मूव है, आराम से आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे वजन आपका बढ़ेगा तो फीमर में एक लोड आएगा, तो आप जब मूवमेंट करोगे, स्पेशली आप जब चढ़ोगे जीना वगैरह, स्टेयरिंग, आप स्टेयर्स पे चढ़ोगे, तो ये जब मूवमेंट होगा ना, तो ये टकराएगा, फ्रिक्शन कॉज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे वजन बढ़ा हुआ है, लोड आया हुआ है, तो ये दब गया है। अब ऐसे क्या होगा कि जब आप जीना चढ़ोगे या आप कुछ वॉकिंग ज्यादा करोगे, तो ये जो फ्रिक्शन ले रहा है ना, ये धीमे धीमे ऑस्टियोफाइट्स बनाएगा, स्पर्स बोन हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, आपके मसल्स इंजरी भी हो जाएगी, साथ में पेन एक क्रिएट करेगा और वो धीमे धीमे ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लेगा। ठीक है, यहां पे भी हमने समझा कि आपका वजन बढ़ेगा तो आपके नी जॉइंट पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की चांसेस भी बढ़ेंगे, ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे, मसल्स इंजरीज होएगी, जो धीमे धीमे आपको गठिया बाई की तरफ ले जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा था कि कौन सा एज ग्रुप है जिसमें ज्यादा देखा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो 60 साल के बाद मोस्टली हमें देखने को मिलता था ऑस्टियोआर्थराइटिस। पर आज के टाइम पे 2023 में 2023 में 40 साल के बाद ही हमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला लाइफस्टाइल, दूसरा हम लोग की डाइट, न्यूट्रिशन। ये बिगड़ी हुई चल रही है जिसकी वजह से हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस दो चीजों से सबसे ज्यादा होता है। पहली चीज, जैसे मैंने बताया, आप अपनी नी पे ज्यादा स्ट्रेस दोगे। दूसरी चीज, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन। जो नी जॉइंट में एक न्यूट्रिशन चाहिए ना, जो एक सप्लीमेंट मैं कह सकता हूं, एक ताकत जो चाहिए, वो नहीं होती है उसमें, वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है ना। तो हम लोग का तीसरा पॉइंट भी उसी के ऊपर है कि कौन से न्यूट्रिशन की कमी से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होता है या ज्यादा हो सकता है। तो वो है कैल्शियम और विटामिन डी। इन दोनों की कमी से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी देखने को मिल रहा है, कम उम्र में देखने को मिल रहा है। अब अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं है कैल्शियम और विटामिन डी के रिश्ते के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हो। मैंने बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में बताया है कैल्शियम और विटामिन डी के आपस में जो इंटरेक्शन रहता है, जो एक रिश्ता रहता है, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के 3 पॉइंट के बारे में पढ़ा, मैंने मतलब जाना कि किन लोगों को ज्यादा होता है, फीमेल्स में ज्यादा होता है, ओवरवेट लोगों को ज्यादा होता है, कौन से एज ग्रुप में ज्यादा होता है, 40 साल के बाद ही हमें देखने को मिल रहा है। इसका मेन कारण जो है वो है लाइफस्टाइल और डाइट, मतलब हम लोग का जो न्यूट्रिशन है। और तीसरा हमने जाना कि कौन से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो रहा है, वो है कैल्शियम और विटामिन डी। इसके अलावा और भी न्यूट्रिशन है, पर मेन जो न्यूट्रिशन है वो यही है। अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो चुका है तो वहां पे हम न्यूट्रिशन चेंज करेंगे। अगर किसी को नहीं हुआ है, हमें प्रिकॉशन के रूप में चाहिए, तो हमें वहां पे कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लाई बढ़ानी होगी। वो फिर चाहे डाइट से बढ़ाएं, डाइट से बढ़ाने में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है क्योंकि हम इतना लॉर्ज ऑफ फूड कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो हम स्विच करना होता है, मतलब स्विच करवाते हैं हम लोग सप्लीमेंट पे। एक अच्छा सप्लीमेंट आप लें कैल्शियम और विटामिन डी का। इन सब के बारे में हम अलग से वीडियो पे डिस्कस करेंगे, अभी करने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग इतना ही रखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्योंकि बड़ा टर्म है, थोड़ा थोड़ा जाने पर अच्छे से जाने। तो नेक्स्ट वीडियो पे जब ऑस्टियोआर्थराइटिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तब करेंगे हम लोग सिम्टम्स के बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी को हो गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया बाई हो चुका है, तो हम लोग क्या करें कि जिससे हमें उसके दर्द से और आगे फर्दर डैमेज ना हो। तो हम लोग को कौन सा तरीका लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और अगर किसी को डेवलप नहीं हुआ है तो हम कौन सा प्रिकॉशन ले जिससे हम बचे रहें। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक की थैंक यू सो मच।